इसके पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे, अभी इंडियन ज्योग्राफी देख लेंगे। कहता है कि जनरल इंट्रोडक्शन यानी समान परिचय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नीचे कन्याकुमारी, जिसका दूसरा नाम केप कोमोरिन है, और 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कौल यानी श्रीनगर के सबसे उत्तरी छोर इंदिरा। और यही दोनों रेखा को मिलाने वाला सबसे भारत का ये लंबाई है, जो कि 3214 किलोमीटर। अब जरा पूर्वी देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट जो है सबसे पश्चिमी यानी गौहर माथा गुजरात में है, और ये कच्छ के रण के पास है, पोरबंदर जिला में पड़ता है। जबकि 97 डिग्री 25 मिनट की बुथु अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु है। और दोनों बिंदु को मिलाएगी तो इसका मतलब भारत का चौड़ाई होगा, और ये कितना होगा? 2933 किलोमीटर। हम लोग ये देख रहे थे। अब देखोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौवा स्थान है? 7वां। इससे पहले 6 देश होगा: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। यानी 3214 किलोमीटर लंबाई हुआ और 2933 किलोमीटर चौड़ाई हुआ। और भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3.28 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे TRE 2 में, 9th 10th में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का। हालांकि विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड एक्सपेंशन की बात करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये तो हो गया मुख्य भूमि से। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कह दे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और 6 डिग्री 45 मिनट ये कहाँ है? तो निकोबार, जो जिसका दूसरा नाम निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट है। इस चीज को भी ध्यान रखें। देशांतरीय रेखाएं क्या निर्धारित करती है? एक तो टाइम और दूसरा अवस्थिति। टाइम और लोकेशन देशांतरीय रेखाएं से हम लोग जानते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती। ऐसे ऐसे याद करने पर कोई फायदा नहीं है। मित्र पर गमछा झार, ये तो थोड़ा सा अटपटा हो गया, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक ढंग से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें है क्या चीज है? और देखोगे कि ये तो 8 कर्क रेखा से यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से गुजरने वाली टोटल कितने महादेश होकर गुजरते? 3 महादेश। उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया, और फिर अफ्रीका। कितने देश होकर गुजरती? 17 देश से कर्क रेखा गुजरता। उत्तरी अमेरिका से देखोगे तो राज्य 2 देश गुजरता, बहामास और मेक्सिको। एशिया में देखोगे तो भारत, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, ओमान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। अफ्रीका से देखोगे तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटेरिया। ये चीज 17 देश से होकर गुजरती। और जरा इसको देखे रहे रेखा रेखी तो विषुवत रेखा से 10 देश गुजरता, और 13 रेखा गुजरती मकर रेखा से। अब जरा ये भी देखोगे कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती? तो माही नदी, जो कि भारत में है। मकर रेखा को 2 बार काटती तो लिम्पिपो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटती तो वो है कांगो नदी। जरा इस चीज को हम लोग देख रहे थे। अब देखोगे कि भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो हम देख रहे हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहते। तो कहता है कि भारत को
दो बराबर भागों में कौन ऐसी रेखा बांटती? तो कर्क रेखा। कौन ऐसा पर्वत दो भागों में बांट देता? तो विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के ऊपर उत्तरी भारत, नीचे दक्षिणी भारत। और ठीक वैसे ही विश्व को विषुवत रेखा दो भागों में बांटती, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब जरा देखोगे कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात यानी पोरबंदर जिला में पड़ता, जबकि पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के एक छोटा सा गांव है। कि मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त का लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। ऐसा इसलिए कि दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट यानी 2 घंटा। राइट। लेकिन कोई ना कोई ऐसा जगह देखा गया कि जहां भारत के सारा जगह समय एक समान हो। तो वो पॉइंट था, खोजते खोजते जब गया तो वो पॉइंट था मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एक सिटी है। वहीं देखा गया कि यहाँ से पूरे भारत का, चाहे वो समुद्र के निकट हो, चाहे एवरेस्ट पर्वत के पास हो, मतलब ऊंचाई निचाई सारा चीज देखते हुए देखा गया कि यहाँ से सारे इंडिया का जितना भी एरिया है वहाँ एक समान टाइम हो रहा है। समझ गए? तो ये वहीं से एक रेखा गुजारी गई जिसको IST कहते, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हिंदी में भारतीय समय मानक रेखा कहते। तो ये 82.5 डिग्री से होकर गुजरती। राइट, 82.5 डिग्री से होकर गुजरती, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब जरा देखोगे कि ग्रीनविच मध्य जो समय है, ग्रीनविच प्रधान रेखा, वो 0 डिग्री से होकर ये गुजरती है, और 0 डिग्री से होकर गुजरती 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। राइट, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। कैसे? तो 82.5 डिग्री पर ना हम लोग का जो भारतीय समय मानक रखा है 82.5 डिग्री पर है, और ग्रीनविच 0 डिग्री पे है। तो ऐसा करोगे 82.5 में, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 करोगे तो 5.5 घंटा आएगा। और वैसा इसलिए आया कि हम लोग पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर, जैसे जैसे देशांतरीय विस्तार में जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे, समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे समय घटेगा। यही तो BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर पर मध्याह्न है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय ये 2:30 अपराह्न होगा। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और वही इंदिरा पॉइंट जिसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते, 6 डिग्री 45 मिनट निकोबार में है। दिसंबर 2004 में भारी सुनामी के चलते वो जल से मग्न हो गया था। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से होकर स्पर्श करती? तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से होकर टच करती है। एक तो बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है ही, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिला ना, सॉरी, सोनभद्र जिला बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब उत्तर प्रदेश तो है ही, तो 4 गो जिला से, 4 गो और राज्य से मिलेगा ना, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस चीज को ध्यान रखो। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री? 30 डिग्री। भारतीय समय मानक रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर, हमने पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती। कर्क रेखा, क्वेश्चन पूछता है, कर्क रेखा और भारतीय समय मानक रेखा किन राज्यों में आकर मिलती? दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो काटेगी, तो छत्तीसगढ़ का एक सूरजपुर गांव है, वहीं पे दोनों आकर मिलते। अब जरा देखोगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य में एकदम जबान पर याद होना चाहिए: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, फिर से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। राइट। अब देखोगे 8 बहनिया में देखोगे, एगो सिक्किम को नहीं लिया जाता, बाकी असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय।
ठीक, सिक्किम तो है ही। तो ये चीज 8 हो गया, यानी 28 राज्य हो गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखोगे तो 4 ऐसा है जो स्थल से जुड़ा हुआ है, और 4 गो पानी से, पानी माने समुद्र से, तो 4 गो स्थल वाला देख लो। 2 जगह सबसे ऊपर में तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 गो ये हो गया। 4 गो पानी वाला देखो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दोनों तो पूरा पानी पानी में है। आ एगो किनारे किनारे है, तो दमन दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी। हालांकि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो विवादित है, इसलिए कि खुद का इसका अस्तित्व नहीं है। जिस तरह बैंक का अस्तित्व नहीं है, बैंक का कोई अपना जमीन है, लीज पर लेके बैंक चलता है, तो ठीक वैसे ही है पुडुचेरी का। पुडुचेरी में टोटल 4 जिला है। एक तो खुद पुडुचेरी है, दूसरा माहे जिला केरल में है, यानम है आंध्र प्रदेश में, और कराईकल है तमिलनाडु में। तो इस चीज को भी हम लोग देख रहे थे। हालांकि देखोगे दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया गया और संसद के द्वारा किया गया। लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित करके इसको एक कर दिया गया। और पुडुचेरी का पहले नाम पांडिचेरी था। हालांकि पुडुचेरी का स्थापना 1674 में हो गया था और इस पर फ्रांसीसी आधिपत्य था, और तभी पुडुचेरी 1954 में फ्रांस से मुक्त हुआ। अब जरा इस चीज को देखोगे, हम लोग तो देश के चतुर्दर्शिक अंतरिम सीमा बिंदु हम लोग देखे। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार में, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जिसको जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पास है, पश्चिमोत्तर बिंदु वेस्टर्न पॉइंट जो है गौहर माथा या गुहार माथा कहते हैं, कच्छ के रण गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु सबसे किबुथु अरुणाचल प्रदेश है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी को बोलते हैं, जिसको केप कोमरिन के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जौस्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर और शिवालिक। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में। अब जरा देखोगे कि किस देश के पास सर्वाधिक समय तटीबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है, तो सबसे ज्यादा है फ्रांस। फ्रांस का कितना, 12 गो है। हालांकि अमेरिका के पास 9 गो है। टाइम जोन जिसको बोलते हैं ना, समय कटिबंध मतलब क्या, टाइम जोन, इसमें ऐसे ऐसे करके बांटा गया, तभी ना, नहीं तो पता लगता कि बगल में ही है कि कहीं रात हो गया कहीं दिन हो रहा है, आ देशवा एक के, समझ रहे नो। मतलब फ्रांस ही देश, फ्रांस है, कहीं रात हो गया कहीं दिन हो गया। तो इस चीज को समझने के लिए, इससे निपटने के लिए टाइम जोन बनाया गया है, समझ गए। तो 12 गो टाइम जोन सबसे ज्यादा फ्रांस। भारतीय समय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटते। भारत की मुख्य भूमि से तटीय लंबाई कितना है, 6100। मतलब गुजरात से सीधे आएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका तटीय लंबाई जो समुद्र से सटा हुआ है 6100। उसके बाद म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। टोटल म्यांमार जो देश है भारत के कितने राज्यों से होकर सीमा बनाती है, तो 4 राज्यों से होकर। बाद में इसको हम लोग देखेंगे। हालांकि असम के कुल कितने राज्यों से होकर केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो 7। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। हालांकि अभी एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया गया, उसमें भारत सबसे पहला स्थान पे है। राइट। तो ये है रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो रॉस द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। तीनों का पहले दूसरा नाम था, अब नाम बदल करके। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है यानी अलग होता, तो पाक जल संधि। जल संधि देखो, 2 स्थलों को अलग करता है और पानी को जोड़ता है, वही तो जल संधि है। और इसी का मौसेरा भाई चैनल है, समझ गए। 2 स्थानों के बीच भरे लबालब जल को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। कौन सी है, त्रिपुरा। अब जरा देखोगे 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाई के बीच। मतलब सीधा बात
कि 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप से मिनिकॉय अगर जाना हो तो 9 डिग्री चैनल से होकर गुजरोगे। दो स्थानों के बीच भरे लबालब जल को चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल यानी मालदीव से अगर मिनिकॉय जाना हो तो 8 डिग्री चैनल होकर गुजरोगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार, कभी कभी लघु अंडमान से कार निकोबार भी कह देता है, तो 10 डिग्री हो गया। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तो हो गया। कभी कभी पाक स्ट्रेट पूछ देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि जो है, जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। हालांकि मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ग्रेट चैनल या महान चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। समझ गए? तो ये चीज़ था। कोको एस्टेट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो कोको एस्टेट जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य बीच कोको चैनल, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। हालांकि कहा जाता है कि भारत मुख्य रूप से क्या, भारत का स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से होकर टच करता है। और इसका ट्रिक है बचपन में बीए पास। बचपन में बीए पास मतलब सीधा बात, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से में यानी म्यांमार, ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096.7, ठीक है। चाइना से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 यानी कभी कभी 1649 किलोमीटर भी कहता है, भूटान से 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। राइट। अब जरा देखोगे कि ये तो चीज़ हो गया। अब कहता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य टच करते हैं भारत के। अब देखो जितने भी झगड़ा हुआ कंट्री है भारत का, जिससे भी झगड़ा है सबसे 5-5 गो। बांग्लादेश से झगड़ा होता ही है, चाइना से होता ही है, पाकिस्तान से होता ही है, नेपाल से होता ही है। तो एक ट्रिक था, जो भी जिस देश से भारत से झगड़ा है वो 5-5 गो राज्य से जुड़ा हुआ है, और जिससे नहीं है तो देखो म्यांमार और भूटान से नहीं है तो 4-4 गो से। अफगानिस्तान से तो हम लोग डायरेक्ट कोई सीमा रेखा बनाते नहीं, वो तो पीओके से बनाते, तो इसका बातें छोड़ो। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा यानी 5 राज्यों से होकर पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश और भारत के बीच एक सीमा रेखा है जिसको 0 डिग्री समानांतर रेखा नाम से जानते हैं। तो कहेगा 0 डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के बीच, तो बांग्लादेश। ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं। चाइना 5 गो राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश भी मिलके, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया। 4 गो राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5 गो। पाकिस्तान से 5 गो, 4 गो केंद्र शासित, 4 गो राज्य और 1 गो केंद्र शासित प्रदेश, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, सॉरी, पाकिस्तान से 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। नेपाल से 5 गो राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से 4 गो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान से 4 गो, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान से 1 गो, पीओके, है कि नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, उसका नाम सिरिल रेड क्लिफ कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े थे। तो रेड क्लिफ कहते, भारत और चाइना के बीच एक सीमा रेखा है जिसको मैकमोहन कहते, भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा है जिसको 0 डिग्री समानांतर कहते, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक और सीमा रेखा है जो कच्छ के रण के पास है, उसको 24 डिग्री समानांतर रेखा कहते। तो 2 चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छा से देखा, एक तो 0 डिग्री समानांतर जो भारत और बांग्लादेश, और 24 डिग्री समानांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ के अलावा। अब हम लोग मैकमोहन के बारे में देखेंगे कि अंग्रेज के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 24 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। सॉरी, 27 अप्रैल 1914 को। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया, और वर्ष 1914 में शिमला समझौता इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। हम लोगों ने पहले देखा कि शिमला सम्मेलन 1945 में, शिमला समझौता हुआ 1972 में, और एक और ससुरा शिमला संधि इसको कहते हैं, हालांकि 1914 में। 3 चीज, शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन और शिमला संधि। रेड क्लिफ
विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा निर्धारित की गई, सिरिल रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया और इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे और इन्हीं के नाम पर सीमा रेखा रेडक्लिफ रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। अब जरा भारत एक दृष्टि में देखोगे, पेज नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। देश है भारत, अन्य नाम इसका आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। राजधानी तो दिल्ली में है ही। पहले दिल्ली था 1912 में, अब नई दिल्ली हो गया है। कब? 1931 में। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार क्या है? चतुष्कोणीय, मतलब एक आयताकार टाइप से, रेक्टेंगल टाइप से। लेकिन सिंधु सभ्यता को दे तो त्रिभुजाकार, ट्रेंगल टाइप से। ट्रेंगुलर सिंधु सभ्यता था, जबकि भारत का आकार चतुष्कोणीय है, टेट्रागोनल जिसको बोलते हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरती है और 5.5 घंटा हम लोग ग्रीनविच से आगे हैं, ये भी देखें। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भौगोलिक विस्तार की लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण यानी लंबाई है 3214 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर, यानी हम लोग लगभग 15,200 किलोमीटर मानते हैं, जो स्थल है, केवल समुद्र याला नहीं है, स्थल। जलीय सीमा 7516.6। हालांकि वर्तमान में गृह मंत्रालय एक जारी किया गया है, उसमें 11,098.81 किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, ये संपूर्ण जो है तटीय विस्तार है। तो एक तो मुख्य भूमि से तटीय विस्तार 6100, अब पहले था 1416.6, कौन? लक्षद्वीप और अंडमान। लेकिन अंडमान का इस बार बढ़ गया है, केवल 3400 कुछ ज़्यादा केवल अंडमान हो गया। पहले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिल के टोटल 1416.6 था, लेकिन अब केवल 3400 से कुछ ज़्यादा हो गया है अंडमान। यानी कुछ चीज़ें, समुद्र का जल स्तर कहीं, चाहे कोई टापू उपू मिला होगा, तो वर्तमान में 11,098.81 हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे कह दे तो 7516.6 किलोमीटर संपूर्ण तटीय विस्तार। प्रादेशिक जल सीमा तो जानते ही हैं, समुद्र तट से 12 समुद्री मील और एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। और 12 समुद्री मील जो है किसी भी देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12 समुद्री यानी टोटल लगभग 12 नॉटिकल मील के 22 किलोमीटर के बराबर होता है। और इस रेंज में कोई भी देश अपना संपूर्ण प्रभुत्व यानी स्वामित्व उसके पास होता है, उसका खनन कर देगा, इवैक्यूएट करेगा। वहीं तो बम्बई हाई है, बम्बई हाई समुद्र से 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर में आता है, लेकिन हम लोग 22 किलोमीटर तक रेंज है, लेकिन 12 किलोमीटर, इसलिए हम लोग बम्बई हाई तेल का जो नेचुरल गैस है हम लोग इवैक्यूएट करते हैं। राइट। अन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको कभी कभी SEZ कहते, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते, ये 200 समुद्र मील है। मतलब इसमें पूर्ण स्वामित्व तो नहीं होता है, बस आवागमन की सुविधा होगी। बाकी आप इसको समुद्र के नीचे से कोई भी खनिज पदार्थ या पेट्रोलियम गैस अगर इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं आप। ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, मतलब कि ये किसी का नहीं है। एक होता है ना, जब आप 10th का NCERT पढ़ोगे पहला चैप्टर, तो उसमें दिया गया कि स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार से, एक तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सामुदायिक और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जलवायु की बात करें, मतलब जैसे हम लोग एयरपोर्ट रेलवे कहते हैं ना कि राष्ट्रीय संपत्ति है, वैसा ही 200 नॉटिकल मील को हम लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। जलवायु मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु किस क्लाइमेट किस तरीके से मानसूनी है। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलो, ऐसे किलोमीटर स्क्वायर भी कर सकते। विश्व के क्षेत्रफल का कितना? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका 7वां। कुल जनसंख्या कितना है भाई? तो 1,21,08,54,977, यानी विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है 2011 का जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? दूसरा। प्रथम स्थान चाइना 2011 के अनुसार, लेकिन अभी UNDP ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी किया है जिसमें पहला स्थान।
पुरुष की जनसंख्या कितना है भाई? 62 करोड़। महिला की जनसंख्या 58 करोड़। राइट। ये सब चीज छोड़ो, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शहरी ये प्रतिशत कितना है, तो 31.16 शहरीकरण है, जबकि ग्रामीण कितना है तो 68.8। ये चीज पूछा जाए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, कई बार बीपीएससी पूछा है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है तो 17.64। और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मिजोरम में हुआ, और बिहार में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि मधेपुरा में हुआ। कितना? 25.04% बिहार में 10 की वृद्धि हुआ। लिंगानुपात की बात करेंगे, यानी 943 प्रति हजार पुरुषों पर। मतलब सीधा बात, 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। इसका मतलब सीधे 57 गो लोग, 57 गो कम हो रहा है। और उसमें भी एक पुरुष 3-3 गो शादी करता है, 2-2 गो करता है, बाकी चीज तो लफड़े ना है जी। हालांकि लिंगानुपात में सबसे आगे पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश में, और ऐसे केरल है। सबसे कम हरियाणा है। लेकिन बिहार का स्थिति, हाल ही में रिपोर्ट आया है, बिहार का स्थिति लिंगानुपात में सबसे कम हो गया है। शिशु लिंगानुपात 918 है जी। जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, 1106 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे जनसंख्या घनत्व तो 382 हो जाता है। कुल साक्षरता जो औसत होता है पुरुष और महिला के मिलके, तो ये है 74.04%। पुरुषों की साक्षरता कितना है? 82.14%। और महिला साक्षरता 65.46%। यानी लिटरेसी रेट कितना है यहाँ? 74.04%। अनुसूचित जनजाति कितना? तो ये है 20 करोड़ के आसपास। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, ये कितना है? 20 करोड़। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है? एससी, उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज में कह दे तो पंजाब में। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, जनजातीय वाला किधर है? तो सबसे ज्यादा कह दे तो मध्य प्रदेश में, राइट। और परसेंटेज में मिजोरम में। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है, पहाड़ी क्षेत्र 18.6 है, पठारी क्षेत्र 27.7 है, मैदानी क्षेत्र 43%। सबसे ज्यादा मैदानी विस्तार भाग हम लोग जानते ही हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से देखबे की, समय रेखा 5 राज्यों से देखबे की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश टोटल 18 है। तेल शोधन कारखाना 23 है, जिसमें बिहार में एगो तेल शोधन कारखाना है, ये है बरौनी। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962 है 2022 तक, हालांकि अभी आगे बढ़ गया है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है, एनसीईआरटी के अनुसार 12 है, लेकिन वैसे 13 गो हो गया है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, पक्षी मोर, वृक्ष बरगद, पुष्प कमल। चीन है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। राष्ट्रीय गान है जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। 1911 में रहमतुल्लाह सियानी उस समय विष्णु नारायण धर अध्यक्षता कर रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और कलकत्ता के अधिवेशन में ही पहली बार 1896 में रहमतुल्लाह सियानी जी अध्यक्षता कर रहे थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजी द्वारा गान गाया गया था, जनगण मन, सरोजनी टैगोर नाम था। राजकीय भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसको कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कब इसको अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय नदी गंगा है, 2008 में राष्ट्रीय नदी गंगा को किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 2009 में, राइट। और ये तो पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार, तमिलनाडु में कराईकल है, केरल में मायाम, आंध्र प्रदेश में येनम है। ये तो हम लोग देखे, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट। अब जरा पेज नंबर 6 देखोगे, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किन भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। और भारत में उपलब्ध पाराचुंबकीय परिणामों, पैरामैग्नेटिक रिजल्ट के संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है, खसका है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हुआ है। भूगर्भिक संरचना, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा
उत्तर के मैदानी भाग और तीसरा दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार। तो हिमालय के समानांतर जो है संरचनात्मक भाग विलय की तीव्रता एवं निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से एनसीईआरटी में कहीं कहीं तीन को देखोगे, लेकिन जानकारी के लिए 4 पार्ट में इसको बांटा गया। एक को कहा गया ट्रांस हिमालय, मतलब तिब्बत का क्षेत्र हिमालय के पार वाला, माने हिमालय के बाद वाला जो क्षेत्र है, तो ट्रांस हिमालय। दूसरा को कहा गया बृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसी को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तीसरा को कहा गया लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं, समझ गए। और चौथा को कहा गया बाह्य हिमालय, माने सबसे बाहरी वाला, और इसी को शिवालिक हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। निम्न हिमालय भी इसी को कहते हैं। एगो का 3-3 गो नाम है। अब जरा देखोगे हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, और इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय। और सबसे नया कह दे तो शिवालिक, मैंने सबसे नया कौन बना है? शिवालिक। सबसे प्राचीन कौन बना है? ग्रेट हिमालय। इसको महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। लेकिन आपको देखने में लगा होगा, यानी शिवालिक जब आप देखोगे मैप में तो लगेगा कि शिवालिक सबसे नीचे है, और जब घर और बनाते हो तो सबसे पहले नींव नींव न रखाता है जी, उसके बाद है ना दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल आता है। तो देखने में तो लगेगा कि सबसे पहले शिवालिक बना होगा, लेकिन ना, ग्रेट हिमालय और सबसे प्राचीन ग्रेट हिमालय और सबसे नया शिवालिक, इस चीज को ध्यान रखो। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाभर कहते हैं। हिमालय के पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह दक्षिण से स्थित भाबर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपाद की स्थिति का, मतलब नीचे ऊपर से सारा इल्यूजन होके आता है, नीचे अपर्दन होके आता है, तो सब शिवालिक बनता है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। माने लघु को हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, इसके बीच में ना है जी। हिमालय के नवीनतम पर्वत कौन सी है? शिवालिक, माने नया नया बना है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन से पर्वत है? सतपुड़ा। इसीलिए कहता है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। बृहत हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। पीर पंजाल किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय थोड़ा सा कम ऊंचा है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। अक्साई चीन अक्साई क्षेत्र, जैसे हम लोग पीयूके कहते हैं ना, तो वैसे ही चीन अक्साई क्षेत्र जो है लद्दाख का भाग। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय जो है प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है वन। वेस्टर्न हिमालय में सबसे ज्यादा वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितना है? तो 600 से 750 मिलियन वर्ष। अब जरा सोचोगे कि 1 मिलियन बराबर 10 साल ना, 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 10 साल नहीं, 10 लाख के बराबर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। राइट। पर्वत 3 प्रकार से बांटा गया। एक को अवशिष्ट कहा गया, दूसरा को नवीन कहा गया, तीसरा को भ्रंश घाटी या ब्लॉक पर्वत कहा गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका ऊंचाई की बात करोगे तो 2695 केरल में पड़ता है अनाईमुडी, जो कि आनामलाई पहाड़ी पे है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में है। और नीलगिरी पहली बार जैवमंडल में शामिल हुआ, समझ गए, बायोस्फीयर में शामिल हुआ। इस चीज को भी जरा लिख लिए हम। और जरा देखोगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों किस जगह आके मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। ये भी हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से हम लोग जानते हैं।
इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ियाँ किन राज्य में हैं? सेवराय और जावेद की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर आके मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कह दे तो K2, जिसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। 8,611 मीटर है गाडविन आस्टिन। इसको दूसरा नाम, इसका K2 का दूसरा नाम ये कृष्ण धारा भी करके, कोई कृष्णगिरी, सॉरी कृष्णगिरी टाइप ऐसा ही है इसका नाम, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है K2 है। भारत में स्थित कह दे तो कांचनजंगा। और भारत में शुद्ध रूप से ऊंची चोटी तो नंदा देवी, सॉरी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में सबसे तीव्र ढाल है राकापोसी, और उसी पे कैलाश पर्वत है जो कि आज तक किसी ने नहीं चढ़ पाया। और तीव्र ढाल है, कौन चढ़ेगा जी? अब जरा भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन देख पा रहे हैं पेज नंबर 7 में, किस तरीका से भौतिक विभाजन हुआ होगा और कैसे कैसे पठार है। तो माना दारा, दारा मतलब ड्राफ्ट, दारा मतलब समझ रहे हो, दरार को कहते हैं, ड्राफ्ट शायद इसको कहते हैं। तो माना दारा उत्तराखंड को किसको जोड़ता है? तिब्बत, समझ रहे ना। और यही कारण है कि तिब्बती मेला जो लगता है ठंडा के दिन में, तिब्बती वाला सब मेला लगता है, कम वाला स्वेटर उटर, तो ये माना दारा से होकर ये सब आता है। नंदा देवी शिखर जो है किस राज्य में है? तो नंदा देवी कामेत, ये सब उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन है? गुरु शिखर, 1722 मीटर है, ये राजस्थान में। हम लोगों ने देखा कि अरावली जो है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, जिसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कितना? 1722। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, जो कि अनामलाई पहाड़ी पे है, 2695 मीटर हम लोगों ने देखा था। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में और धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पाल घाट दारा जो है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। तो पाल घाट ये केरल साइड में है। नथुला दार्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। समझ गए, सबसे ऊंचा दार्रा नथुला दार्रा। चलामू झील भी भारत का सबसे ऊंचा झील चलामू झील सिक्किम में है। हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा झील इसको कहा जा सकता है। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान को। पेज नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। लिपुलेख माना नीति दारा कहाँ है? उत्तराखंड में। हालांकि एक चीज और देखोगे कि बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है, भगवान विष्णु को समर्पित, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, और इसी में अटल टनल बनाया गया है, जो कि सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। एनसीईआरटी 9th 10th में ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा यानी स्नो लाइन जो है 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब हिम जो आइस बर्फ के नहीं देगा परत मिलता है, 3500 मीटर ऊंचा जाओगे तो, पश्चिमी हिमालय में 2500। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख में पड़ता है, और इसीलिए इसको थर्ड ध्रुव कहते हैं, तीसरा पोल कहते हैं सियाचिन को। ऐसा इसलिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो हम लोगों ने देखा ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और उसका एक खासियत भी है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, हम लोग का जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा तो ध्रुव पर होता है। तो तीसरा थर्ड ध्रुव के नाम से सियाचिन को जानते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो केदारनाथ मंदिर के पास उत्तर में है, और केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है और भगवान शंकर को समर्पित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार
ज़रा देखोगे कहाँ है, ये इधर है महाराष्ट्र कर्नाटक साइड में, और सीधे मेघालय के कहाँ है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, लोग घबरा जाते हैं। मेघालय के पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए मैंने निर्माण हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ? तो पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अटपटा ये है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। जरा देखोगे, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और ये भी देखोगे कि अरावली जो है कितने राज्यों से होकर, मैंने राज्यों में फैली है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, 3 गो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। लगभग ऐसा 81,767 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है अरावली का। और सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कर्क रेखा जब गुजरती है तो कौन से पठार सबसे ज़्यादा कवर करती है? तो ऑप्शन था छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार और दक्कन का पठार। तो ऑप्शन था मालवा का पठार। मतलब कर्क रेखा जब गुजरेगी तब मालवा का पठार सबसे ज़्यादा कवर करेगी। ऐसा ही इसलिए कि कर्क रेखा जो गुजरती है सबसे कम राजस्थान में, छोटा सा देखोगे राजस्थान बहुत छोटा सा कवर करती है। मध्य प्रदेश पूरा बीचों बीच कवर करती है, और मध्य प्रदेश में ही मालवा का पठार है। तो छोटा नागपुर पठार नहीं, गलत हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में दंडकारण्य है। हालांकि दंडकारण्य अभ्यारण्य कह दे तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दंडकारण्य ये पठार कह दे तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। अभ्यारण्य किसी क्षेत्र विशेष में होता है, लेकिन पठार एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। जरा इसको समझोगे। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं। पूर्व में द्वार एवं पश्चिम में दून कहते हैं। मतलब सीधा बात, लघु हिमालय को मध्य हिमालय हम लोग कह रहे थे, इसके पूर्व में द्वार कहते हैं और शिवालिक श्रेणी के पश्चिम में दून कहते हैं। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई से। समुद्र तल जो है मुंबई से मापा जाता है। और 0 माइल जो है, अब हम लोग देखा भी था कि मरीन रिसर्च सेंटर चेन्नई में कल पढ़े थे साइंस, और भारत का 0 माइल नागपुर के कहते हैं। भारत का किसी भी क्षेत्र का दूरी अगर मापा जाए, जैसे कहा जाए कि बम्बई से पटना का दूरी कितना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी का दूरी कितना है, तो ये कहाँ से मापा जाता है? नागपुर से। इसीलिए भारत के 0 माइल सिटी किसको कहते हैं? नागपुर को। भारत के समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो कुल तटीय लंबाई तो बताइए कि 7516.6। ऐसा इसलिए कि मुख्य भूमि से तटीय 6100 और 1416.6 था। हालांकि वर्तमान में बढ़ गया है 11,098, वो अलग बात है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। और तटीय कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। 9 राज्य में जरा देखोगे, इस तरीके से याद करो। गुजरात है पहला स्थान पर, जैसे जैसे हम बोलेंगे समझोगे ठीक वैसा ही है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा। राइट। इसका मतलब सीधा सबसे लंबी तटवर्ती यानी सीमा समुद्र से बनाती है गुजरात, और सबसे कम गोवा। भारत के कितने राज्य समुद्री रेखा से? 4 गो, 4 गो कम, 9 गो राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। हम तटीय किस तरह से यह सारा नंबरिंग हमने दे दिया हुआ है। और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकार नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। राइट। हिंद महासागर से ही हम लोग का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि हिंद महासागर के एकदम शीर्ष पर हिंदुस्तान है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल। हालांकि जब हम 9th क्लास में पढ़ोगे तो सारा चीज़ हम 9th क्लास के NCERT में पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो हम बताए थे कैसे गोवा, ये गुजरात, दमन, गोवा, मैंगलोर और कन्याकुमारी ये पश्चिमी तट का कुछ हिस्सा है। तो गुजरात से दमन को इलाका को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं, और दमन से गोवा के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मैंगलुरु को मैंगलोर तट, जबकि मैंगलुरु से कन्याकुमारी को मालाबार तट।
तो ये पश्चिमी टाइप से हो गया। अब जरा देखोगे कि कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो केप कुमारी। और डिग्री की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट हो रहा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक कौन सी है, तो सैंडल पीक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैंडल पीक। और कहाँ है, उत्तरी अंडमान में है। 732 मीटर ऊंचाई है इसका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल के खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप है अरब सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या 572 है। 572 है जी। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार, अंडमान को निकोबार से यानी लघु अंडमान को कार निकोबार हम लोग इसको देख रहे हैं। बैरन द्वीप कहाँ है, ये बंगाल के खाड़ी में है। बैरन द्वीप सबसे सुषुप्त ये द्वीप है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के समीप है, जो कि इसी पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो वाला। राम सेतु आडम ब्रिज जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, धनुषकोडी, कन्याकुमारी के जस्ट थोड़ा सा आगे से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, अरब सागर में। और भारत में कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित है, लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति जो बना हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। मिनिकॉय द्वीप जो है भारत तट की रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मिनिकॉय, राइट। तो लक्षद्वीप से मिनिकॉय हम लोग देखे थे 9 डिग्री चैनल। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्वीप है जिसका नाम पंबन द्वीप है, और वहीं तो द्वीप रामेश्वरम सेतु कहलाता है। द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई, राइट। कोरी क्रीक यानी सर क्रीक को भी कभी कहते, कहाँ स्थित है, कच्छ के रण में, ठीक है। सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान। और इसी में तो हम बताए थे भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है, और वहीं तो एक सीमा का रेखा होगा, उसका नाम क्या है, 24 डिग्री समानांतर रेखा। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है, मलेसिस बेसिन। मिजोरम को मलेसिस बेसिन। और हाल ही में उत्तरी पूर्वी भारत का ये मिजोरम काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए कि यहाँ 100% लिटरेसी रेट हो गया है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% थोड़े होता है। आप देखोगे जो भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा तो कहेगा मेरा 10 CGPA है, मतलब उसका 100% थोड़े आया है। 10 CGPA का मतलब है 95%। तो ठीक वैसे ही मिजोरम जो है 100% लिटरेसी साक्षरता दर प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी भारत का पहला, मान लो उत्तर पूर्वी भारत का तो पहला है। अब हिमालय पर्वत के प्रमुख शिखर, ऊंचे शिखर जरा देखोगे, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8848.86, नेपाल में पड़ता है। सागर माथा इसका दूसरा नाम जो नेपाली कहता था। केटू जिसका दूसरा नाम गाडविन आस्टिन है, और कृष्णा गिरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भारत के पीओके क्षेत्र में, और 8611। हम लोग ये भी देखें कि भारत का सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी ये था। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा भारत और नेपाल सीमा के बीच है, 8586 मीटर ऊंचा है। माकालू नेपाल में 8481, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेत है भारत के उत्तराखंड में, नामचा बरवा तिब्बत क्षेत्र में चाइना में, और गुरुइला मंधाता जो है तिब्बत क्षेत्र में है, राइट। महाभारत की श्रेणी कहाँ है, तो नेपाल में। ये क्वेश्चन टीआरई थर्ड जो नहीं हो, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वही कैंसिल हो गया था, उसी में पूछा हुआ था। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, राइट। तो सतलज और सिंधु को हम लोग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। और यही तो है सतलज से सिंधु, सिंधु से तीस्ता, सिंधु से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, राइट। तो ये सब चीज़ है। पर्वतीय क्षेत्र को भी बांटा गया है, सतलज से सिंधु, सिंधु से काली नदी, समझ गए। सिंधु से काली नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता को कहते हैं नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग को असम हिमालय कहते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे विस्तार रूप से। जलवायु यानी क्लाइमेट सबसे लंबे समय तक ये रहता है, जबकि मौसम क्षणिक रहता है। जलवायु और मौसम यही डिफरेंस है।
किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण क्या है? अक्षांशीय अवस्थिति, राइट, यानी लैटिट्यूड कितना पर अवस्थित है इससे पता चलता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले यानी कंट्रोल करने वाले कुछ वर्ड है जिसको हम लोग देखें। यानी जलवायु किससे किससे प्रभावित होता है? सीधा बात, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधारा, वर्षा, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, राइट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम सीधे बात राजस्थान के कुछ क्षेत्र हो जाता है और पंजाब पूरा, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र आ जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ठंडा के दिन में भी बारिश हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के आसपास जो बारिश होता है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। लेकिन कहता है कि शीत शरद ऋतु माने एकदम, एक होता है शीत ऋतु, तो ये तो शीत ऋतु हो गया, आई वो शरद ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर में बारिश होगा तमिलनाडु में, जो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होता है। या कभी कभी कहता है कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। चेन्नई में वर्षा किसके कारण होता है? तो उत्तरी पूर्वी, बस यही बात। कोरोमंडल में ही तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा, पूर्वी हिमालय में, मेघालय में। और दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा जो है मेघालय के मानसीराम में होता है। पहले चेरापूंजी में होता था, हालांकि उससे 30-40 किलोमीटर शिफ्ट हो गया है मानसीराम में। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय, मतलब थोड़ा उष्ण माने गर्मी वाला कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। और यहाँ जो है सर्वाधिक वर्षा जो है, चूंकि भारत की अवस्थिति देख रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अब 0 डिग्री पर तो विषुवत रखे, यानी सूर्य की सीधे किरणें 0 डिग्री पर। आज जितने भी 0 डिग्री पर देश है सब ससुरा काला काला होता है। तो हम लोग भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, विश्व रेखा से ऊपर जाओगे तो 67 डिग्री, अब बस 8 डिग्री से होते हुए तो हम लोग भी तो हैं। इसका मतलब विश्व रेखा से बहुत नज़दीकी हैं। तो इस कारण यही रीज़न है कि विश्व रेखा से बहुत नज़दीक होने के कारण 8 डिग्री कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक, यही सब तो एरिया है। तो यहाँ के लोग काले काले होते हैं, गोरे गोरे क्यों नहीं होते? क्योंकि विश्व रेखा से काफ़ी नज़दीक है, सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। समझ रहे हो? तो ये लोग, ये बेचारा सबका गलती क्या है? अब जो विषुवत रेखा से बहुत दूर है, मतलब लद्दाख है वहाँ है, तो वहाँ तो गोरा गोरा होगा। तो यहाँ सब अपना बस की बात नहीं ना है। भारतीय, अब देखो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इसका मतलब सीधा बात 70 से 73% भारत में वर्षा होती है केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ऐसे जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, मतलब वर्षा पर आधारित रहता है सब। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी ड्रॉज कहते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है कि कब आगमन होता है? 5 जून, केरल के मलबार तट पर आ जाता है। हालांकि कभी कभी लेट होता है तो 15 जून के आसपास आ जाता है। अब हम लोग का मानसून आ चुका है, ठीक है। तो व्यापारिक पौने ट्रेड वाइंड्स, व्यापारिक पौने के किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने, उसी को तो व्यापारिक पवन कहते हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च और वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने कहते हैं।
पश्चिम बंगाल में और असम में ग्रीष्म ऋतु में, अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु गर्मी चल रहा है, चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान लेह में होता है। सबसे ज्यादा हम लोग देखें मानसीराम मेघालय में, सबसे कम वर्षा लेह। ठीक वैसे ही हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में किशनगंज, और सबसे कम वर्षा अरवल में, अरवल या औरंगाबाद यही है। सबसे ज्यादा गर्मी गया में, सबसे ठंडा गर्मी सबसे ठंडा भी गया में। सबसे ज्यादा वन बिहार में कैमूर में, और सबसे कम अरवल में। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। कोपेन वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5। एक कोपेन आता है, हालांकि CWG आता है, ये सब चीज। जलवायु निर्धारण जो होता है 3 तरीके से किया गया: वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा, और वनस्पति के आधार पर। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश कुछ 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 है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, बाकी फालतू के दिमाग में रखने से कोई फायदा है? देखोगे कि बिहार जो है, कोपेन जो बताए थे कि बिहार के जलवायु किस वर्ण जो संकेत किया गया वो किस में? तो CWG। बिहार किस में आता है? CWG। यही याद रखना है, बाकी फालतू है। राइट। अब सबसे नीचे देखोगे लू, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवने। अभी लू चल रही है, अभी जो मौसम हम लोग है ना, लू वाला है। तो इसको भी ध्यान रखोगे। और कहता है कि कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु समाप्त होते हैं पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक। कॉफी वर्षा चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक केरल में, और जबकि हम लोगों ने देखा कि काल बैसाखी और चाय वर्षा जो है असम और पश्चिम बंगाल में। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल तथा तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होता है, केरल तथा। कॉफी तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक कहाँ होता है? कर्नाटक में। आम्र वर्षा माने आम वाला, केरल और तटीय कर्नाटक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समांतर कब से कब होता है? जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी में तो बारिश होती है। 5 जून से लगभग माना जाता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल, जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार। नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? तो नवंबर से दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है? तो तिब्बत के पठार हो जाएगा, जेट स्ट्रीम हो जाएगा, ऑल नीनो जो कि प्रशांत सागर में 2 धारा चलता है, ऑल नीनो और लाल नीनो। ऑल नीनो गर्म है और लाल नीना ठंडा है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? यानी उत्तरी पूर्वी मतलब लौटती हुई मानसून से, तो तमिलनाडु कहीं कहीं कोरोमंडल देगा। अब जरा देखोगे कि भारत के किन राज्यों में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अब जरा सोचोगे कि जहां हम लोग देखे भारत का औसत वर्षा ही 125 सेंटीमीटर होता, और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में, तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में 200 मिलीमीटर कैसे हो जाएगा? मिलीमीटर तो हो ही सकता है जनाब, क्योंकि सीएम थोड़े कहा है, सेंटीमीटर नहीं ना कहा है। सेंटीमीटर से 10 गुना कम होता है मिलीमीटर। इसलिए जो ज्यादा इस पर ध्यान दिए होंगे, पढ़ेंगे, वो विचलित हो जाते हैं, क्वेश्चन घुमा देता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर थोड़ा सा समतलीय स्थल है, जबकि शिमला हिल स्टेशन है। तो बस ऊंचाई का भिन्नता भिन्नता है कि नहीं, कि अमृतसर एक तरफ गर्मी में तड़प रहा है लोग वहां अभी। अब अभी अमृतसर में जाइए ना, गर्मी की छुट्टी में लगेगा कि पूरा कपड़ा भीग गया। वहीं शिमला में जाइए, बर्फ का मजा लीजिए। तो किसके कारण हो रहा है? ऊंचाई के कारण, हाइट डिफरेंस के कारण। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। मतलब राजस्थान के में अभी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ससुरा गर्मी में इतना गर्मी होगा, बालू सबसे
बालू में खासियत है, बहुत तेजी गर्म होगा, बहुत तेजी ठंडा होगा। तो जब दिनवा में बलुइया खूब गर्म हो जाता है और जैसे शाम होता है बलुइया खूब ठंडा हो जाता है, इसीलिए राजस्थान के लोग रात में खूब मजा लेते हैं। मतलब बालू खूब ठंडा हो जाता है, लगता है कि आह, एकदम एसी पंखा कूलर चल रहा है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना गया है? तो पूर्वी जेट प्रवाह। अब मानसून प्रस्फोट मतलब देखे हो, उत्तराखंड में लगता है कि बादले टूट के गिर गया, मैंने भूस्खलन हो जाता है, इतना बारिश हो जाता है। अभी भूस्खलन नथुला दारा सिक्किम वगैरह हुआ था। हालांकि हम घूमने जाने वाले थे नथुला सिक्किम, आज जैसे हम लोग का छुट्टी हुआ तो पता लगा 3 जून या 4 जून का उधर भूस्खलन हो गया। तो इसलिए नहीं गए। भारत में वर्षा का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, तो कई तरह से होता है, लेकिन सब फालतू की चीज़ें, उससे कोई फायदा नहीं है। भारत में औसत वर्षा कह दे 125, बिहार में कह देते 112, बस यही दो चीज़ याद रखना है। सबसे ज़्यादा बारिश होता है मेघालय में, 1400 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और जबकि सबसे कम बारिश होता है लेह लद्दाख में। हो गया। सबसे नीचे देखो, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम। यहाँ तक हम लोगों ने देखा